दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यू GK 5, 6, 7। 28 अप्रैल साल 1988 दोपहर के करीब 1 बजे हवाई में अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही थी। यह एक बड़ा ही सुहाना दिन था। अच्छी खासी धूप निकली थी और ज़्यादातर लोग छुट्टी मनाने आए थे। हवाई को अगर आप नहीं जानते तो यह एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन के बीच जो अमेरिका है। बड़े ही सुंदर आइलैंड्स है, इनकी राजधानी है होनोलुलु। ये फ्लाइट एक्चुअली में हीलो से होनोलुलु जा रही थी। हीलो सदर्न मोस्ट आइलैंड है हवाई का, लेकिन ये डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 35 मिनट की फ़्लाइट है ये रूटीन फ्लाइट। ये अलोहा एयरलाइन यही की लोकल एयरलाइंस है जो अलग अलग आइलैंड्स को कनेक्ट करने का काम करती है। अब क्योंकि ये डिस्टेंस इतने छोटे हैं तो यह वाला स्पेसिफिक प्लेन ऑलरेडी 8 बार उड़ान भर चुका था। सुबह से 3 अलग अलग राउंड ट्रिप्स पर जा चुका था, लेकिन ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। ऐसे के लिए यह बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। सब कुछ जैसा चलना चाहिए वैसे चल रहा था। पैसेंजर बोर्ड करते हैं, फ्लाइट के दरखाने बंद किए जाते हैं और ठीक 1 बजे के 25 मिनट पर फ्लाइट उड़ान भरती है। बस एक अनयूजुअल चीज़ होती है यहाँ पर, जब एक पैसेंजर बोर्ड कर रहा थी प्लेन में तो दरवाजे के अंदर घुसने से पहले उसने साइड में देखा कि जो प्लेन की बोर्ड अलग अलग शीट होती है, रिवेट से अटैच होती है, तो एक शीट में थोड़ी सा क्रैक दिखाई दे रहा था। लेकिन उसने ये चीज़ किसी को बताई नहीं, यह सोचकर कि क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी रेप्यूटेड एयरलाइन है, ये प्लेन रेगुलरली इंस्पेक्शंस होती है, अगर कोई दिक्कत होती तो ये लोग नोटिस कर लेते, पक्का ये छोटी मोटी कोई गलती होगी। लेकिन यह एक गलती कितनी भारी पड़ने वाली थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। प्लेन की उड़ान भरने के सिर्फ 10 से 15 मिनट बाद ही एयर होस्टेसेस ट्रॉली लेकर आती है और पैसेंजर्स को ट्रिक सर्व करती है। सीट बेल्ट साइन अभी तक हटा नहीं था, क्योंकि आमतौर पर यह तभी हटता है जब प्लेन क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है, और इस प्लेन के लिए क्रूजिंग एल्टीट्यूड 24,000 फीट था। फ्लाइट में 3 एथा हॉस्टेसेस है जो पैसेंजर्स को ड्रिंक सर्व कर रही है, और उड़ान भरने के ठीक 20 मिनट बाद फ्लाइट 24,000 फीट के कुलिम एल्टीट्यूड पर पहुंचती है, और जैसे ही इस हाइट पर पहुंचती है एक बड़ा सा धमाका होता है। सभी पैसेंजर्स को धमाके की बड़ी तेज आवाज़ सुनाई देती है। अचानक से रैपिड डिकैप्रेज हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और चारों तरफ सामान इधर उधर उड़ने लगता है। टोटल केस और जबरदस्त कंफ्यूजन आखिर हो क्या रहा है। कुछ पैसेंजर से अपने आसपास देखते हैं तो उनको दिखाया देता है प्लेन की छत और आसपास की दीवारें गायब है, ऊपर उन्हें खुला आसमान दिख रहा है। हुआ क्या है दोस्तों की प्लेन के शुरुआती हिस्से का लगभग 8 स्क्वायर मीटर का हिस्सा हटकर अलग हो चुका है। अब आमतौर पर होता क्या है दोस्तों, एरोप्लेन्स के अंदर केबिन्स में हवा को हमेशा प्रेशराइज करके रखा जाता है ताकि हम नॉर्मली सांस ले पाएँ, नहीं तो 24,000 फीट की हाइट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाता है, हवा पतली हो जाती है और हम नॉर्मली सांस नहीं ले सकते उतनी हाइट पर। इसलिए एरोप्लेन्स का अपना एक प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है जो हवा को पंप करके रेगुलेट करके रखता है। अगर किसी कारण से ये सिस्टम खराब हो जाए और एरोप्लेन उतने ही T2 पर उड़ रहा हो तो इमरजेंसी के केस में वो ऑक्सीजन मास्क टपक जाते हैं। आपने सुना होगा ना, वो सेफ्टी ब्रीफिंग्स में हमेशा कहते हैं, इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ केबिन प्रेशर ऑक्सीजन मास्क्स विल ड्रॉप। इन ऑक्सीजन मास्क्स में टिपिकली 15 से 20 मिनट की ऑक्सीजन होती है जिस समय पायलट प्लेन को नीचे लाना होता है और एक ऐसे एल्टीट्यूड पर ले जाना होता है जहां पर नॉर्मली सांस ली जा सके। ये हो गया 10,000 फीट के नीचे। अब हमारी इस कहानी में फ्लाइट 243 में क्या हुआ, ऑक्सीजन मास्क नीचे तो टपके, लेकिन ऑक्सीजन मास्क सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। प्लेन की छत फटने की वजह से ऑक्सीजन मास्क सिस्टम भी पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। हाइपोक्लोरेमिक लोगों को चक्कर आने लगे, कंफ्यूजन, और ऐसे केस में 1 से 2 मिनट लगता है सिर्फ बेहोश होने में। मिशेल हॉन्डर्स जो रो 15 के पास थी जब ये धमाका हुआ, इंटरकॉम के जरिए कॉकपिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन दूसरी
तरफ से कोई जवाब नहीं आता। दूसरी एयर हॉस्टेस सीबी लांसिंग जो एक पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रही थी रो 5 के पास जब छत उड़ी प्लेन की तो वो भी हवा में उड़ गई प्लेन से बाहर। तीसरी उनकी कॉलीग जेन साटो रो 2 के पास थी, वो जमीन पर गिर जाती है। एक लगेज जब उनके मुंह पर लगता है तो चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था। मिशेल को जब पायलट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक पैसेंजर से जाकर पूछने लगी, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है, क्या आपको प्लेन उड़ाना आता है। पैसेंजर्स उनकी ये बातें सुनकर और डर गए कि यार प्लेन उड़ाने के लिए भी हमसे पूछ रहे हो, पायलट्स का क्या हुआ है यहाँ पर, अगर पायलट्स नहीं है तो हम सारे क्रैश कर जाएंगे। जमीन पर रेंगते हुए वो धीरे धीरे कॉकपिट के नज़दीक पहुंचती हैं और वहां उन्हें दिखता है कि उनकी कॉलीग जेन के सर से खून निकलना शुरू हो चुका है। कॉकपिट के अंदर देखने की कोशिश करती हैं वो तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कॉकपिट का व्यू पूरी है कुछ चंद मिनट यहाँ पर बचे हैं, जिसके बाद ये सारे पैसेंजर्स बेहोश हो जाएंगे और मारे जाएंगे। बहुत तेज हवाएं भी सह रहे हैं, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है और साथ ही साथ जो तापमान है वो -45 डिग्री सेल्सियस का है इस हाइट पर। अगर ऑक्सीजन किसी तरीके से मिल भी गई तो इतनी ठंड में ज़्यादा देर तक जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पैसेंजर्स ने निकर और टी शर्ट पहनी हुई है। हवाई एक ट्रॉपिकल जगह है जहां पर लोग बीचेस को और जंगलों को देखने जाते हैं। यहाँ कभी बर्फ नहीं गिरती तो कोई भी पैसेंजर इस टेम्परेचर के लिए प्रिपरेड नहीं है। मिशेल इकलौती एयर हॉस्टेस जो होश में बची है, वहाँ पर पायलट को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इस सारे खतरे के बीच एक अच्छी खबर ये थी कि पायलट्स एक्चुअली में जिंदा थे, और जिंदा ही नहीं दोस्तों, पायलट्स पैसेंजर से कहीं ज़्यादा बेहतर कंडीशन में थे। उनका ऑक्सीजन मास्क थैंकफुली काम कर रहा था, कमांड संभाले हुए थे। 44 साल के कैप्टन रॉबर्ट शनस्थाइम एक बेहद एक्सपीरियंस जो 11 साल से अलोहा एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे, इनके साथ दूसरी तरफ थी 36 साल की फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉमकिंस। जब वो धमाका हुआ था दोनों को एक बड़ा झटका लगा था और पीछे मुड़ के जब दोनों ने देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि प्लेन की छत गायब थी और कॉकपिट डोर भी मिसिंग था। बहुत सारा मलबा चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन दोनों इमीडिएट काम पर लग जाते हैं। सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं और हालातों को समझते हुए एक इमरजेंसी डिसेंट करने का निर्णय लेते हैं। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से वो 4100 फीट पर मिनट डिसेंट करते हैं, लेकिन वक्त का ये खेल सिर्फ प्लेन को थोड़ा सा नीचे लाने तक सीमित नहीं था। इनके लिए एक दूसरी और भी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। पता चलता है कि इस हादसे की वजह से जो प्लेन का नोज है, आगे वाला हिस्सा जिसमें बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा नीचे हो गया है, करीब 1 मीटर से। सिर्फ प्लेन का जो जमीनी हिस्सा है उसी की मदद से ही कॉकपिट और केबिन एक साथ जुड़े हुए हैं। अभी भी अगर ज़्यादा देर तक ये ऐसे ही उड़ते रहे तो झुकते झुकते ये दोनों हिस्से टूटकर एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। मिमी टॉमकिंस होनोलुलु को कांटेक्ट करती हैं और उन्हें इन्फॉर्मेशन को होनोलुलु में उतारने की छोड़ो, माओवी में उतार लो, वो ज़्यादा पास है। 1 बजे के 48 मिनट माओवी टावर को कांटेक्ट करके सिचुएशन बताती हैं। इस वक्त करीब 3 मिनट हुए थे जब से प्लेन की छत फटी थी, लेकिन थैंकफुली प्लेन 14,000 फीट पर आ चुका था। इस हाइट पर ज़्यादातर पैसेंजर्स के लिए सांस लेना इतना मुश्किल नहीं था, और क्योंकि यह 3 मिनट के अंदर ही हो गया था, ज़्यादातर लोग बेहोशी से बच गए और अक्सिया का रिस्क कम से कम खत्म हुआ। मिमी टॉमकिंस माओ एयरपोर्ट को कांटेक्ट करके कहती कि सारी इमरजेंसी सर्विसेज अपनी तैयार रखो, कुछ भी हो सकता है। ढेर सारे फायर फाइटर्स और रेस्क्यू व्हीकल रनवे पर आकर तैयार रहते हैं। हर कोई इस प्लेन के लैंड करने का इंतजार कर रहा है। करीब 1 मिनट बाद प्लेन 1 लाख फीट की हाइट पर आ गया था, लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने आती है। एक बड़ी सी 10,000 फीट की पहाड़ी, दहालिया काला समिट। ये पहाड़ी माओवी एयरपोर्ट और प्लेन के बिल्कुल बीच मौजूद थी। कैप्टन रॉबर्ट्स प्लेन को धीरे करते हैं, 210 नॉट, 200 नॉट, 170 नॉट, और धीरे करते रहते हैं। जितना धीरे हो सके उतना धीरे इसे उड़ाते हैं। अगर इससे नीचे चले गए तो फ्लाइट कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस 170 नॉट की स्पीड को मेंटेन करते हुए वो 2 आइलैंड्स के बीच में से प्लेन को निकालते हैं। पहाड़ी से बचते हुए प्लेन टर्न करता है और एयरपोर्ट की तरफ मोड़
है ये वो पॉइंट था जब पैसेंजर्स की जान में जान आती है। उन्हें फाइनली रियलाइज होता है कि हमारे प्लेन एक पायलट है जो ना सिर्फ जिंदा है, वो प्लेन को ठीक ठाक उड़ा भी पा रहा है। जैसे जैसे रनवे की तरफ प्लेन नीचे आने लगता है, मिमी टॉम्किंस लैंडिंग गियर को नीचे आती हैं। 3 सेट ऑफ व्हील्स होने चाहिए, 2 पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ। पीछे वाले को मेन गियर कहा जाता है और इंडिकेटर दिखा रहा था कि मेन गियर तो सक्सेसफुली रिलीज हो चुका है, लेकिन जो नोज गियर है, आगे वाला व्हील है, वो नीचे नहीं आ पा रहा है। अब टेक्निकली देखा जाए, बिना इस आगे वाले पहिए के, बिना इस नोज के लैंड करना पॉसिबल तो है। इस चीज को बेली लैंडिंग कहा जाता है। इमरजेंसी केसेस में कई बारी की जाती है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में जहां प्लेन का बीच वाला हिस्सा इतना कमजोर हो चुका है, छत ऑलरेडी मिसिंग है, पायलट्स को ये डर है कि अगर इस तरीके की लैंडिंग अटेम्प्ट करी गई तो पक्का प्लेन क्रैश कर जाएगा, और अगर फ्यूल टैंक में कुछ हुआ तो ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और करें तो क्या करें। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि इसी तरीके से लैंडिंग करी जाएगी जैसे ही रनवे दिखने लगता है। पैसेंजर्स लैंडिंग के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोग भगवान से प्रार्थना करने लग गए थे, दूसरी तरफ कुछ लोग अपने आसपास के लोगों से गले मिल रहे थे। शायद यह आखिरी बार हो कि वह एक दूसरे को देख पाए। ज्यादातर पैसेंजर्स अभी भी बहुत बुरे तरीके से डरे हुए थे, और उसके पीछे कारण भी जायज था। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था, वो धीरे धीरे साइड टू साइड ऐसे हिलने लग गया था। पायलट ने रियलाइज किया कि लेफ्ट वाला जो इंजन है वो फेल हो चुका था। मैनुअली रीस्टार्ट करने की कोशिश करी जाती है इस इंजन को, लेकिन अफसोस कुछ नहीं होता। इस वक्त तक रनवे पर मौजूद सारी इमरजेंसी सर्विसेज तैनात थी। फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस, इवैक्यूएशन। 1:56 पायलट्स माउवी टावर से कहते हैं, वी विल नीड ऑल द इक्विपमेंट यू हैव। बीच रनवे पर खड़ा हुआ एक बंदा प्लेन को बाइनल से देख रहा था कि तभी उसे दिखाई देता है एक्चुअली में नोज गियर तो सक्सेसफुली रिलीज हो चुका। प्लेन को बेली लैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पायलट को इन्फॉर्म किया जाता है और पायलट की जान में जान आती है। और फिर 1:58 ठीक अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 रनवे पर टच डाउन करती है। कैप्टन ब्रेक्स इस्तेमाल करने के अलावा बचे हुए नंबर 2 का थ्रस्ट रिवर्सर भी इस्तेमाल करते हैं, और प्लेन धीरे धीरे शांति से आकर रुक जाता है। रनवे पर मौजूद सभी इमरजेंसी टीम्स राहत महसूस करती हैं। प्लेन से इमरजेंसी एग्जिट के जरिए पैसेंजर्स को नीचे उतारा जाता है। उस वक्त इसका एक असली वीडियो भी लिया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पैसेंजर्स सेफली स्लाइड के जरिए नीचे उतर रहे हैं। सभी पैसेंजर्स कैप्टन को शाबाशी देते हैं और धन्यवाद करते हैं, उनकी जिंदगियां बचाने लोग सेफ थे। लेकिन कई पैसेंजर्स को भारी चोट लगी थी। एक 84 साल की फीमेल पैसेंजर जो सीट नंबर 5A पर बैठी थी, वो सबसे ज्यादा इंजर्ड थी। एक स्कल फ्रैक्चर के साथ 6A पर बैठे हुए पैसेंजर का राइट वाला हाथ टूट गया था। 4A और 4F पर बैठे हुए पैसेंजर्स को सीरियस इंजरी, भारी चोट आई थी, क्योंकि उसी एरिया की छत फटी थी। और रोज 8 से लेकर रोज 21 पर जो पैसेंजर बैठे थे, उन्हें सिर्फ माइनर इंजरी हुई थी। इसके अलावा 21 पैसेंजर्स ऐसे भी थे जिन्हें बिल्कुल कोई इंजरी नहीं हुई थी। एयर होस्टेस जेन सेटो अभी भी बेहोश थी और वो एक कण जिंदा बच गया है, सिवाय एक के 58 साल की गया है। एयर होस्टेस सीबी लैंसिंग इकलौती इस पूरे हादसे में। बाद में सर्च टीम्स ने बहुत ढूंढने की भी कोशिश करी थी, लेकिन अफसोस इनकी बॉडी कभी मिल पाए और यह हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में गायब हो गई थी। और वह बचे लोग आपस में भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि वह जिंदा बच गए। क्या ये सिर्फ लक की बात थी कि वह यहाँ जिंदा बच पाए? आपको क्या लगता है? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।